तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी का हम लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिवली जो है कवर करेंगे सारा का सारा कोर्स। ठीक है, शुरू से लास्ट तक कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, इंपॉर्टेंट हो अनइम्पॉर्टेंट हो, प्रीलियम्स के पर्सपेक्टिव से हो, मेंस के पर्सपेक्टिव से हो, सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखना, अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो ये मत बोलना कि ये टॉपिक रह गया है, क्योंकि वो टॉपिक हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें होंगी जो जो हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, वो चीज़ें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने थोड़ा अलग इसमें लिया है कि हम लोग सीधा सीधा पीडीएफ रीड नहीं करेंगे। पीडीएफ रीड करके मैं आपको समझाऊँ नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। यहाँ कंसेप्ट की क्लियरिटी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ कहीं से भी लग सकते हो, वो पीएमएफ के नोट्स हैं या फिर कोई भी स्टैंडर्ड जो ज्योग्राफी बुक जो मार्केट में मिलती है वो इनाफ रहेगी। लेकिन वो तो पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए है ना। आप लोगों को पहले इन कंसेप्ट्स की क्लियरिटी होगी कि ये चीज़ें है क्या है, उसके बाद जो है आप लोग कहीं से भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मैं जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो मुझे कमेंट कर देगा, मैं उसको जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आप वहीं से ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, फिर अर्थ के बाहर क्रस्ट, फिर उसके ऊपर चलेंगे कि कैसा रिलीफ फॉर्म्स है, लैंड फॉर्म्स। इस तरीके से हम लोग जो है एक मेजर पार्ट लेंगे और फिर चलते चलते उसके सब पार्ट्स क्लियर करेंगे और बड़ी डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, ट्राई मैं ये करूँगा कि इस महीने में, जो फरवरी का महीना है, इसमें हम लोग जो है जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, आई हैव टू के लॉन्ग ब्रेक ऑफ 1 वीक का मैंने ब्रेक लिया हुआ था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो उस चीज़ को हम लोगों ने अब कवर करना है, क्योंकि हमारे पास जो है फरवरी का महीना है, ठीक है, मार्च है और अप्रैल है। बस मई के जो दिन है वो रिवीजन और करंट अफेयर में निकल जाए। इन 3 महीनों में हम लोगों को जो है फिजिकल, इंडियन ज्योग्राफी, अच्छा एंशेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये 5 चीज़ें करनी है। ठीक है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और पॉलिटी, ये 3 चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये 5 चीज़ें अगले 3 महीनों में करनी है, तो वी हैव टू गो विद द स्पीड ऑल्सो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्या चीज़ पढ़ेंगे? सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी एक्चुअल क्या है। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट जो डील करता है किसके साथ? स्टडी ऑफ प्रोसेसेस और पैटर्न, जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के जो पैटर्न्स या प्रोसेसेस हैं उनके साथ डील करता है। जैसे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, बायोस्फेयर है, जियोस्फेयर है। आपको पता है ना एटमॉस्फेयर क्या है? हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है, फिर बायोस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फेयर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जो है एनसीईआरटीज़ में जो है बड़ा क्लियरली डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके एनसीईआरटीज़ ज्योग्राफी की देख के आए, फिर आपको जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी ज्योग्राफी की। तो क्या डील किसके साथ करता है, किस तरीके से प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन। ठीक है, क्या फॉर्मेशन है, क्या क्या पैटर्न्स हैं हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के, चाहे वो पानी है, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो एटमॉस्फेयर है, उनकी कंपोजिशंस, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है फिजिकल ज्योग्राफी डील करता है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का इंटीरियर, हमने अंडरस्टैंडिंग के अर्थ की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब क्यों जरूरी है इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना, ये भी तो एक सवाल है ना। ताकि हम लोग जो अर्थ का ये सरफेस है इसको जान पाएं, इसके इंटीरियर की वजह से ही तो ये सरफेस का कंपोजिशन आया है ना। हमें जो बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, जैसे अर्थक्वेक होता है, ठीक है, वोल्केनो होता है, ठीक है, सुनामीज आती हैं, ठीक है, ये क्यों आती हैं? इसके समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अर्थ की कंपोजिशन क्या है, क्या अर्थ की जो इंटीरियर है क्या उसका कोई हिस्सेदारी है इन चीज़ों के जो नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, ओके। इंटरनल स्ट्रक्चर से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे सोलर सिस्टम में बाकी प्लैनेट्स की कंपोजिशन भी हम जान सकते हैं, क्योंकि उन प्लैनेट्स पे हम नहीं जा सकते। एटमॉस्फेयर की क्या कंपोजिशन, किस टाइप के मिनरल्स कहाँ पाए जा सकते हैं। ठीक है, मिनरल्स जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है, जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, इन चीज़ों के लिए।
तो इंटीरियर हमें पता होना चाहिए, इंटीरियर कैसा है, वहीं से हमें पता चले किस जगह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और हमें वो जो है बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स मिलने की जो है क्या है, संभावना है। समझे? तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया वोल्केनोज है, अर्थक्वेक्स है, फ्लडिंग होती है, जैसे सुनामीज है, रिसोर्स के एक्सप्लोरेशन के लिए, क्लाइमेट के पैटर्न जानने के लिए भी हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लाइमेट के जो क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी भी है एडवांसमेंट के लिए। हम जिस चीज़ पे रह रहे हैं, हम जिस घर में रह रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए उस घर के कौन सा कमरा कहाँ पे है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे बाथरूम है, कहाँ पे गेस्ट रूम है, कहाँ पे ड्राइंग रूम है क्या नहीं? तो हमें जानना, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी तो हमें जानना है ना कि हम जहाँ रह रहे हैं वो आखिर है क्या चीज़ है। ठीक है, अब किस किस तरीकों से जो है क्या हम जान सकते हैं इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर को? देखो दो तरह से, एक तो डायरेक्ट सोर्सेज है, एक इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट सोर्सेज क्या है, जैसे वोल्केनो एरप्शन हुआ है। अब वोल्केनो एरप्शन जो हुआ है, ये देखो, ये जो वोल्केनो एरप्ट हुआ है ये तो डायरेक्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आया है ना। ठीक है, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ से डायरेक्ट आया है। तो अंदर से किस तरह का मटेरियल आ रहा है, किस तरह का मटेरियल आ रहा है, उससे तो पता चलेगा ना कि अर्थ के अंदर क्या है। समझे? अच्छा, जो ड्रिलिंग होती है ना, ये जो ड्रिल कर रहे हैं, इससे भी पता चल रहा है कि अर्थ के अंदर कैसा मटेरियल है। सरफेस के अंदर जा रहे हैं ना ड्रिल करके। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? ड्रिलिंग से, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से, इन सारी चीज़ों से सीखे हमें जो है डायरेक्ट सोर्सेज, बहुत सारे मटेरियल मिलता है जो ज़मीन के अंदर है। उससे हमें पता चलता है कि अर्थ की कॉम्पोजिशन एक्चुअली है कि किस किस टाइप के मटेरियल से, मिनरल से जो है अर्थ बना हुआ है। तो डायरेक्ट सोर्सेज कुछ ही होंगे। इनडायरेक्ट सोर्सेज देखो, सिस्मिक वेव्स, जब अर्थक्वेक होता है किसी जगह पे है ना, तो ये वेव्स जो ट्रैवल करती हैं, ये जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, इससे भी हमें कंपोजिशन पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी वेव सॉलिड से ट्रैवल करती है, बहुत सारी वेव लिक्विड से ट्रैवल करती हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि नहीं चलता है कि किस तरीके से जो है, क्योंकि सिस्मिक वेव्स जो है वो किससे रिलेटेड है? अर्थक्वेक से। ये क्या है? ये वाइब्रेट करती हैं अर्थ की क्रस्ट को, जो कांपता है कि नहीं, वाइब्रेशंस आती है नहीं इसके क्रस्ट में। तो सिस्मिक वेव की जो एनर्जी जो ट्रैवल करती है ना अर्थ के डिफरेंट लेयर से, देखो ना, ये कोर है, यहाँ मेंटल है, ये क्रस्ट है, तो यहाँ पे अगर कोई वेव हुई तो किस तरीके से ये ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये देखो, जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है तो ये आ रही है ना, ये हो रही है ना रिफ्रैक्शन। तो इससे क्या है, हमें अर्थ का इंटीरियर कंपोजिशंस पता चल रहा है। रिफ्रैक्शन और जो रिफ्लेक्शंस हो रही हैं सिस्मिक वेव्स की वजह से, तो रिसर्चर्स ने जो है इसे स्टडी करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, कि बहुत सारी वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती हैं लिक्विड से, जो बहुत सारी करती हैं तो वो डेंसर मटेरियल से किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो हमें अंदर का अनुमान, अब हम कोर तक तो नहीं जा सकते ना, हमें इन वेव्स का अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ से निकला है कोई, जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर है, तो जो डायरेक्ट यहाँ से निकलने चाहिए, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ कुछ आई, कुछ यहाँ आई है, कुछ यहाँ अर्थ के दूसरे कोने में। तो इसका मतलब अंदर का मटेरियल कुछ सेमी लिक्विड है, कुछ लिक्विड है, कुछ हार्ड है, उस तरीके से। समझे? फिर दूसरी चीज़ है मीटेरॉइड्स। देखो ये मीटेरॉइड्स हैं जो अर्थ के, देखो मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, ये मीटेरॉइड्स और अर्थ जो है ना एक ही टाइम पे कभी बनी है। ठीक है, जब बिग बैंग हुआ है, ये मीटेरॉइड्स हैं। देखो ये इमेजेस है मीटेरॉइड्स के, ये बर्न होकर आते हैं। देखो जो मीटेरॉइड्स होते हैं ना, ये एक सेम न्यूबुलर क्लाउड से बने हुए हैं, और वो उनका स्ट्रक्चर जो है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं जो है अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके सिमिलर ही होगा ना। तो जब मीटेरॉइड्स धरती पे गिरते हैं, आसमान से जहाँ से भी गिरना है, तो वो क्या होते हैं, जब उनका आउटर लेयर जो है ना, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन की वजह से और एक्सट्रीम फ्रिक्शन की वजह से, इनका जो आउटर लेयर है, ये जो इनका आउटर लेयर है, ये जल जाता है कि नहीं जाता है। और उनका जो इनर है, ये जो पार्ट है, ये जो बचा हुआ, ये एक्सपोज हो जाता है सामने, क्योंकि एक्सट्रीम फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हवा में, एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करते हैं तो बाहर का आउटर हिस्सा इनका जल जाता है और अंदर का रह जाता है। इससे भी हमें बहुत सारी चीज़ों की जो है अंडरस्टैंडिंग होती है, इनकी मटेरियल की कंपोजिशन से। ये सिमिलर है जैसा जो है कोर है हमारे अर्थ का, उससे भी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे अर्थ का कोर कैसा बना होगा। ठीक है, समझे? ग्रेविटेशन, देखो जो ग्रेविटेशन है अर्थ की, तीसरी चीज
इंटीरियर अगर इंडायरेक्ट सोर्सेज में देखना पड़े तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना वो भी डिफरेंट होती है। मास के मटेरियल के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होती है कि नहीं होती? ठीक है। और इसका जो वैल्यूज होती है ना, जो जिसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस इन ग्रेविटेशन, जिसको ग्रेविटी एनोमली भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस जो ग्रेविटी का है उससे भी हमें अंडरस्टैंड हो सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि अर्थ के क्रस्ट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, हमारे अर्थ पे अलग अलग जगहों पे ग्रेविटी अलग अलग है, उससे भी हमें इंटरनल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जो है पता लगता है। समझे? अर्थक्वेक देखो, अर्थक्वेक क्या है? मतलब शेकिंग ऑफ अर्थ का जो है सरफेस कॉज्ड बाय द सडन रिलीज, कोई एनर्जी रिलीज हुई है अर्थ क्रस्ट में। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है अर्थ क्रस्ट में, ये दो प्लेट्स हैं। हम आगे बड़ी डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जब ये दो प्लेट्स आपस में जो है मूव कर रही हैं और यहीं पे कहीं पे जब टकराई हैं तो यहाँ से क्या है, एक एनर्जी निकली है, और ये एनर्जी सीधी बाहर जहाँ निकली उसको क्या कहते हैं? एपिसेंटर। और इसको क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर या फोकस भी कहते हैं। किसी फोल्ट के अलोंग, यहाँ को फोल्ट है दो प्लेट्स के बीच में, अर्थ की दो सरफेसेस के बीच में, और यहां से एक एनर्जी निकली और इससे क्या हुआ, अर्थ की क्रस्ट पूरी कांप रही है। ये यूजुअली टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होती है। टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे। इससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हमने ऊपर पढ़ा था, सिस्मिक वेव्स बनती है, और ये कॉज करती है ग्राउंड लेवल पर भी शेक होता है, बहुत सारी स्ट्रक्चर डैमेज होता है, कभी कभी सुनामी भी आती है। हम पढ़ेंगे आगे। अब देखो, ये सिस्मिक वेव्स, मैंने जो इंटरनल स्ट्रक्चर इनडायरेक्ट सोर्सेज आपको बता रहा था, ये सिस्मिक वेव्स की एनर्जी जो है ना वो ट्रैवल करती है थ्रू अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अब ये पूरा अर्थ है, ये है ना अर्थ। अब ये यहाँ से यहाँ पे सिस्मिक वेव जनरेट हुई अर्थ क्रस्ट से, तो ये ट्रैवल कर रही है इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और यहाँ पे भी है। अब लिक्विड पार्ट से और सॉलिड पार्ट से ये लोग जो है रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो रही है, और कुछ लोग बिल्कुल रुक जाती हैं यहाँ पे, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं। इससे जो है हम लोग अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे सिस्मिक वेव्स की टाइप्स देखो, दो मेन कैटेगरी, एक तो बॉडी वेव है, एक सरफेस वेव है। ठीक है, बॉडी वेव जो है वो ट्रैवल करती है अर्थ के इंटीरियर से। ये वेव्स जो है ना अर्थ के जो है मूव करती है अर्थ के लेयर से, और फास्टर होती हैं सरफेस वेव से। बॉडी वेव जो है वो सरफेस वेव से क्या होती है, फास्टर होती है। अब ये फर्दर डिवाइडेड होती हैं पी, मतलब प्राइमरी वेव्स में, जो फास्टर सिस्मिक वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं। देखो, अब पी वेव्स जो हैं वो सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकती हैं, और गैसियस से भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो पी वेव्स जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस से ट्रैवल करती हैं। और एक कंप्रेंशन मतलब पुल मोशन लाइक ए स्लिंकी, मतलब कैसे, अब पी वेव्स जो होती है ना थोड़ी सी, मतलब वो ऐसे ट्रैवल करती हैं, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, मतलब पहले जो है ये कम, फिर ये, फिर ये, पुल, और थोड़ा थोड़ा स्लिंकी वे में ट्रैवल करती है। ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं, और ये फर्स्ट डिटेक्ट होती हैं सिस्मोग्राफ पे। सिस्मोग्राफ एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो सिस्मिक वेव्स को मेजर करता है। तो पी वेव्स, जिनको प्राइमरी वेव भी कहते हैं, इनकी ये तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकती है, ये लिक्विड से भी ट्रैवल करती सकती है, गैसियस से भी ट्रैवल कर सकती है। ये फास्टेस्ट वेव होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा स्लिंकी वेव में ट्रैवल करती हैं, और ये लीस्ट, बहुत कम डिस्ट्रक्टिव, मतलब नुकसानदायक होती हैं, बहुत कम। और ये पहले बार, सबसे पहले ये जो है डिटेक्ट होती है। दूसरी होती है एस वेव, ये सेकेंडरी वेव्स होती हैं। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती हैं, लिक्विड से नहीं ट्रैवल करती। समझे? लिक्विड से ट्रैवल नहीं करते। ओके, ये साइड मूवमेंट, साइड टू साइड या अप एंड डाउन मोशन होता है, जैसे रोप बीइंग शेकन। आप किसी अब रस्सी को हिलाओगे ना तो वो ऐसे ऐसे करेगा ना। ठीक है, तो ये साइड बाय साइड है, या अप डाउन मोशन होता है। जैसे कोई रोप को हिला रहे हो, तुम रस्सी को हिला रहे हो, ठीक है, तो वो ऐसे हिल के यहाँ आएगी, फिर यहाँ ऐसे हिल के आएगी, फिर रेस्ट में चले जाएगी। ये ज़्यादा डैमेजिंग होती है पी वेव्स से, क्योंकि ये इनका एक स्ट्रॉन्ग मोशन होता है। ठीक है, रिपल जैसा होता है ना, वैसा इफेक्ट होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? तो ये प्योर एस वेव्स। अब ये सॉलिड से लिक्विड से ट्रैवल नहीं करती हैं, तो इससे भी हम लोग कहीं ना कहीं जो है इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का समझ सकते हैं कि नहीं? समझ लो, यहाँ से एस वेव निकली है तो ये यहाँ तक रुक जाएगी, कि यहाँ से, क्योंकि आगे लिक्विड है अगर, तो ये ट्रैवल नहीं करेगा, तो ये यहीं से यहाँ हो गई, ये एस वेव इधर चली गई,
इधर से रिफ्रैक्ट होके, इधर से रिफ्रैक्ट होके, तो हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है ना अर्थ के इंटीरियर का कि यहाँ लिक्विड पोर्शन है कहीं ना कहीं, समझे। नेक्स्ट है सरफेस वेव। अब हमने बॉडी वेव पढ़ी, सरफेस वेव देखो ये ट्रेवल करती हैं अलोंग द अर्थ के सरफेस पे, समझे। देखो सरफेस वेव जो है ना वो क्या करती हैं, वो इंटरेक्ट करती हैं किसके साथ, जो सरफेस पे रॉक्स होती है ना, पत्थर है ना, उन नई सेट ऑफ वेव्स जनरेट कर देती हैं जिनको एल वेव भी हम कहते हैं, लॉन्ग वेव, लव वेव, ठीक है। ये साइड बाय साइड मूव करती हैं, या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ये वर्टिकल होता है, याद रखना ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। ये सरफेस पे जो ज़मीन के अर्थ के क्रस्ट पे पहुंच गई, समझ लो ये क्रस्ट पे, तो ये सरफेस पे जो है फास्टेस्ट होती है सबसे ज़्यादा, और इससे जो है सीवियर जो है बिल्डिंग हिलती है ना, शेकिंग होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। सरफेस वेव। अब सरफेस पे दूसरी वेव जो होगी वो रेलिंग। अब जो हमने बॉडी वेव पढ़ी ना वो अर्थ के इंटीरियर में चल रही है, देखो फिर है रेलिंग। देखो ये मूव करती है रोलिंग मोशन में, सिमिलर जैसे ओशन की वेव होती है ना, ओशन की वेव होती है ना, ऐसे 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 चल रही है, ठीक है। ये देखो रेलिंग मोशन, रेलिंग वेव, ये देखो ऐसे 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 चल रही है। और ये सरफेस वेव देखो हॉरिजॉन्टल, मतलब देखो अब ऐसे 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 चल रही है, देखो आगे पीछे, खड़ा नहीं, ऊपर नहीं बता रहा मैं, वर्टिकल नहीं बता रहा मैं, ऐसे सरफेस पे देखो ऐसे 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 जिग जैग में, ठीक है, समझ गए। तो ये दो टाइप की वेव्स होती हैं जो सरफेस वेव है, कैसे, एक लव वेव एल वेव और एक रेलिंग वेव आर वेव, ठीक है। अब कैसे सिस्मिक वेव से हमें अर्थ के इंटीरियर का पता चलता है, बताओ। एक बात बोलो, देखो एस वेव समझ लो, यहां पे निकली एस वेव, ठीक है, ये यहां से यहां ट्रेवल कर दी, यहां पे यहां पे यहां पे। अब हमें पता है ये एपिसेंटर है, ये इधर ट्रेवल कर रही है कि नहीं कर रही, यहां आके रुक गई, तो ये जो है एरिया, ये जो है ये शैडो जोन बन गया कि नहीं बना, बना ना शैडो जोन। अब ये शैडो जोन बना है कि कहीं ना कहीं एस वेव जो है स्पीड भी चेंज हो रही है। पी वेव देखो सिमिलरली, पी वेव जो है लिक्विड से तो ट्रेवल कर रही है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से ट्रेवल करती है, लेकिन यहां रिफ्रैक्शन हो रही है कि नहीं। ये देखो ये शैडो जोन बन गया, ये शैडो बन गया, यहाँ पे बिल्कुल वेव्स नहीं है, ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का तो पता चल रहा है ना। देखो सिस्मिक वेव जो ट्रेवल करती है डिफरेंट स्पीड पे, डिपेंड करता है किस पे, और के डेंसिटी और कंपोजिशन जो मटेरियल का है वो कैसा है जिसके बीच में से वो गुजर रही है। अगर डेंसर मटेरियल होगा तो क्या है, इंक्रीज होगी वेव की स्पीड, अगर मटेरियल कम डेंस होगा तो मटेरियल क्या करेगा, उसको स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। वेव की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखो, यहां रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं, इधर ये देखो अंदर रिफ्रैक्शन हो रही है कि नहीं, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। तो जब सिस्मिक वेव्स जो इनकाउंटर करती हैं बाउंड्रीज जो है डिफरेंट लेयर्स की, तो वो बेंड होती हैं। देखो मैंने ये बताया, देखो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये देखो, या फिर बाउंस बैक पीछे चले जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं पूरी तरह। तो ये बिहेवियर इस तरीके का जो ये हरकतें हुई है ना, ये हमें बताता है, डिफाइन करता है कैसे बाउंड्रीज, कैसे अर्थ में डिफरेंट लेयर्स हैं, कैसे क्रस्ट है, कैसे अंदर फिर मेंटल है, कैसे कोर है, इनर कोर है, उसकी कंपोजिशन में हमें कहीं ना कहीं फाइंड करने में हेल्प करता है। एस वेव का देखो एविडेंस ऑफ लिक्विड आउटर लेयर कोर, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, कैसे हमें पता चलता है, जो ये शैडो जोन क्रिएट हुए, ये जो शैडो जोन क्रिएट हुए, तो ये वेव ट्रैवल नहीं कर, अब एस वेव लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती, तो वो आउटर कोर के पास ही रुक जाती है आके। ये देखो ये आउटर कोर के पास रुक गई कि नहीं रुकी, समझ रहे हो, समझना ध्यान से, ठीक है, बाद में पढ़ने से ये चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। अब ये देखो ये यहां पे रुक गई, अब ये क्रिएशन जो है एस वेव का, जो शैडो जोन बना है, अब तो इससे क्या अपेयर होता है, जो ये जो सिस्मिक वेव्स यहां इस एरिया में तो नहीं आई ना, इस एरिया में तो नहीं पहुंची ना, तो इससे पता चलता है, प्रूव होता है कि आउटर कोर जो है वो कहीं ना कहीं लिक्विड है। इसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन हो रही है एस वेव्स की, दूसरी कोने पे जो है ज़मीन के दूसरी तरफ नहीं पहुंच रही है, तो इससे ये पता चलता है कि आउटर कोर जो है प्रूविंग दैट आउटर कोर इज लिक्विड। तो हम इस तरीके से सिस्मिक वेव्स से पता कर सकते हैं कि इंटरनल कंपोजिशन अर्थ का क्या है। ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है,
देखो जैसे लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स हैं, पी वेव का बिहेवियर, एस वेव का और उनका कंपोजिशन। अब क्रस्ट है जो, यहाँ पे पी वेव ट्रेवल क्विकली करती है, एस वेव भी ट्रेवल क्विकली करती है क्योंकि सॉलिड रॉक है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट का बना हुआ। वहीं मेंटल में जो है ना, पी वेव जो है वो स्पीड अप हो जाती है क्योंकि यहाँ पे पी जो डेंसिटी है मटेरियल की जो मेंटल के अंदर है वो ज्यादा है, ठीक है। वहीं एस वेव्स जो है वो स्लो हो जाती है क्योंकि मटेरियल डेंसिटी कम है, और एस एक सेमी लिक्विड फॉर्म में है मेंटल। मेंटल क्या है? मेंटल एक सेमी लिक्विड फॉर्म है, सेमी लिक्विड फॉर्म में ट्रैवल कर रही है लेकिन बहुत कम स्पीड से, क्योंकि एस वेव्स लिक्विड से ट्रैवल ही नहीं कर पाती। कंपोजिशन सॉलिड रॉक। अब आउटर कोर जो है यहां पे स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि लिक्विड प्रेजेंट है। पी वेव तो ट्रैवल करती है ना सॉलिड लिक्विड गैस से, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है तो मटेरियल की डेंसिटी कम है तो स्लोली ट्रैवल करती है, रिफ्लेक्टन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होकर। वहीं एस वेव जो है कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है क्योंकि लिक्विड वेव्स यहां लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती। एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स जो है, मटेरियल कैसा है? लिक्विड आयरन और निकल है। वहीं इनर कोर में जो है पी वेव और स्पीड हो जाती है क्योंकि यहां सॉलिड है, क्योंकि पूरा आयरन है, यहां पे सॉलिड आयरन है तो यहां से स्पीड से ट्रैवल करती, और वहीं से सॉलिड कोर से भी ट्रैवल करती हैं एस वेव भी। तो सॉलिड आयरन और निकल है यहाँ पे, इसलिए तो इनर मोस्ट कोर है वो सॉलिड है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। फिर जो है मेंटल, जो हमने समझ लिया ना कि मेंटल क्या है, सेमी लिक्विड है, और क्रस्ट तो सॉलिड ही। तो इस तरीके से हमें सिस्मिक वेव से एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि किस किस तरह का कॉम्पोजिशन है अर्थ के डिफरेंट लेयर्स का, ठीक है। पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो अर्थ को वेरियस जो है फॉर्म्स, वेरियस जो है लेयर्स में डिवाइड किया गया है, अगर हम लोगों को देखें तो, ठीक है, वेरियस लेयर्स में, ठीक है। मैकेनिकली जो अर्थ की लेयर है ना वो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। देखो मैकेनिकली अर्थ है ना उसको लिथोस्फीयर में, फिर एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, फिर क्या है, फिर मीजोस्फीयर और फिर मेंटल, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जो क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, ऐसे। जैसे ये आ गया सबसे ऊपर वाली लेयर, जिस लेयर पे हम रहते हैं, ये क्या आ गई? क्रस्ट। फिर इसके बीच में एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है अपर मेंटल, ये, ठीक है, अपर मेंटल, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। इस अपर मेंटल को क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर। क्या? एस्थेनोस्फीयर। उसके बाद आता है लोअर मेंटल, इसको हम मेंटल भी कहते हैं सीधा सीधा, ठीक है, ओके, ठीक है। ये क्रस्ट और जो क्रस्ट और अपर मेंटल है इसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, ठीक है। लोअर मेंटल में आ गया, एस्थेनोस्फीयर आ गया। फिर क्या आया? एस्थेनोस्फीयर के बाद जो है, एस्थेनोस्फीयर के बाद क्या है? ये देखो, ये लोअर मेंटल हो गया, फिर ये आउटर कोर, ये जो मैं आपको बता रहा था लिक्विड फॉर्म में, और फिर इनर कोर, ये जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। एक बाउंड्री आ गई सॉलिड लिक्विड के बीच में, ये बाउंड्री आ गई, फिर नीचे जो है ये इनर कोर आ गया, ठीक है। आउटर कोर, इनर कोर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, क्रस्ट, ये बात याद रखना, समझ गए? ओके। क्रस्ट अगर हम देखें, सबसे पहला हम डिस्कस करें कि क्रस्ट क्या है। देखो क्रस्ट जो है ना, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट, ठीक है। ये एक तो याद रखना, ये सॉलिड होती है और बहुत पतली सी लेयर होती है जो अर्थ के ऊपर एक कपड़े की तरह जैसे होती है, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम अगर हम देखें 0.5 से जो है 1% जो है वो पूरे अर्थ का वॉल्यूम जो है, उसमें से 1% जो है वो अर्थ क्रस्ट का सिर्फ वॉल्यूम है, सिर्फ 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है। थिकनेस क्या है? कहीं से 5 किलोमीटर भी होगी, कहीं ओशन है, 5 से 70 किलोमीटर तक, जैसे जहाँ माउंटेन्स है, माउंट एवरेस्ट है, जैसे रॉकीज हैं, एंडीज हैं, तो 5 से 70 किलोमीटर के बाद ज़्यादातर जो है इसकी जो है थिकनेस होती है, मोटापा इसका जो है, ठीक है। कंपोज अगर हम देखें पतली कहाँ से होगी, देखो पतली जो है ये होती है अंडर ओशन, यहाँ वो थिनर होती है, और थिकर जो है वो कॉन्टिनेंट पे होती है, जो जमीन पे, ओके। अगर ओशनिक क्रस्ट भी देखो तो ओशनिक क्रस्ट जो है तकरीबन 5 से 30 किलोमीटर जो है वो मोटी होती है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 70 किलोमीटर के बीच में जो है मोटापा होता है, मतलब
थिकनेस उसकी, ठीक है। कंपोजिशन देखें तो मोस्टली जो है वो सिलिकेट से बनी, सिलिकेट रॉक से होती है, जैसे ग्रेनाइट होता है जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ओशन जो है वो बेसाल्टिक, मतलब ओशनिक क्रस्ट जो है वो बेसाल्टिक से बने होते हैं, बेसाल्टिक लावा होता है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर जो है वो रेंज करता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर सरफेस पे 1000 डिग्री सेल्सियस तक, वो बेस तक जो क्रस्ट है, ऊपर से जो नीचे तक क्रस्ट है, वो यहाँ 0 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस तक जहाँ क्रस्ट खत्म होती है, ठीक है, ओके। तो टेम्परेचर क्या है, वो इंक्रीज होता रहता है जैसे ऊपर से हम नीचे, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते रहते हैं ना, तो टेम्परेचर जो है 200 सेंटीमीटर से 200 सेल्सियस से 400 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो अगर हम वैसे भी देखें तो हर 1 किलोमीटर नीचे जाते हो ना, जब 1 किलोमीटर, एवरी 1 किलोमीटर अगर हम नीचे जा रहे हैं, एवरी 1 किलोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर अर्थ के क्रस्ट में इंक्रीज होता है। और अर्थ के अगर क्रस्ट का कंपोजिशन देखें तो सबसे ज़्यादा अर्थ के क्रस्ट पे कौन कौन सी, बाई वेट, वजन के हिसाब से, मास के हिसाब से, ऑक्सीजन जो है 46% पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वेट जो है अर्थ के क्रस्ट पे ऑक्सीजन का है। फिर एल्युमिनियम, नहीं सॉरी, 2 नंबर पे सिलिकॉन है, तीसरे पे एल्युमिनियम है, फिर चौथे पे जो है आयरन है, 5वें में क्या है, कैल्शियम 3.6%, तो 46% क्या है, वो ऑक्सीजन है, 27.7% सिलिकॉन है, 8.1% एल्युमिनियम है, 5% जो है आयरन है, अप्रोक्सीमेटली 3.6% जो है कैल्शियम है, सोडियम जो है 2.8% है, पोटाशियम जो है 2.6% है, मैग्नीशियम जो है 1.5%। तो ये कुछ मेजर 8 एलिमेंट्स जो हैं परसेंटेज के हिसाब से इतने जो है अर्थ के क्रस्ट पे जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब दोनों में से अगर मैं बताऊं कि कौन सी जो अर्थ की क्रस्ट है और जो अर्थ की क्रस्ट है, जो अर्थ क्रस्ट है और जो ओशन करंट है, ओशन है, उसमें से भारी कौन सी होती है, भारी ओशन क्रस्ट होती है। क्यों, देखो जो अर्थ की क्रस्ट है वो किस सिलिकाट से बनी होती है, एक तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बनी है, ठीक है, एल्युमिनियम से बनी है, ये किसकी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। ओशन क्रस्ट जो है वो बनी है सिलिका, तो यहां सेम है, प्लस मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम से थोड़ा भारी होता है, तो मैग्नीशियम से बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और ये क्या हो गया, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और कुछ अगर मैं और भी बताऊं तो बता सकता हूं। केमिकल कंपोजिशन हमने पढ़ी, किस किस से पढ़ी हुई है। फिर हम दूसरी लेयर पे चलते हैं, क्रस्ट हो गई, हम पढ़ते हैं अब मेंटल, जो मिडल लेयर होती है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट मेंटल का, ये एस्थेनोस्फीयर का पार्ट हो गया क्रस्ट का यहाँ तक, ठीक है। ये हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। देखो थिकनेस जो है ना लेयर की, ये डिफर करती है जगहों जगहों पे, ठीक है, लेकिन 84% जो अर्थ की वॉल्यूम है, जो अर्थ का वेट है, वो किससे बना हुआ है, मेंटल से। थिकनेस जो है 29 अबाउट 2900 किलोमीटर्स है, ठीक है, मेड अप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स जैसे आयरन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। टेम्परेचर 1000 सेंटीमीटर से 3700 से जो डिग्री सेल्सियस है वहां तक है, ठीक है। इसको सब लेयर्स में डिवाइड करते चलो। एक मेंटल तो हमने पूरे का एक देखा। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो है वो अपर मेंटल होता है, जिसमें लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर होता है, ठीक है, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर ऊपर वाला, फिर एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर जो है वो रिजिड आउटर शेल है, जिसमें क्रस्ट भी शामिल होती है और अपर मोस्ट मेंटल भी। देखो यहाँ पे देखो, ये जो है ये लिथोस्फीयर है, जिसमें ये क्रस्ट भी है, ठीक है, और अपर मेंटल ये थोड़ा सा ये भी है, ठीक है, ये लिथोस्फीयर है, समझे। यहाँ से आपको मैं बताता हूँ, ये जो पार्ट है ना ये लिथोस्फीयर है। फिर नीचे आ गया एस्थेनोस्फीयर, ये एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर जो है ये थोड़ा एक ऊपर वाला, तो देखो लिथोस्फीयर सॉलिड है, रिजिड है, जिसमें क्रस्ट भी शामिल है। जो एस्थेनोस्फीयर है वो सेमाई मोल्टन है,
सेमी मोल्टन है, मतलब ना पूरी तरह से लिक्विड है ना सॉलिड है, जैसे प्लास्टिक लाइक लेयर होती है, जिससे अलाउ करता है जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो ऊपर पे प्लेट्स हैं, जो अर्थ का जो प्लेट्स है, कॉन्टिनेंट और ओशन प्लेट्स हैं, वो मूव करती रहती हैं इसके ऊपर में, ठीक है। ये स्टेनोस्फीयर, ये मिडिल पार्ट है। सबसे लोअर मेंटल जो है ये रिजिड होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, लेकिन स्टिल जो है केपेबल होता है थोड़ा थोड़ा स्लो फ्लो के लिए, उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। रिजिड पार्ट है बट फिर भी, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है। लिथोस्फीयर में आगे, ठीक है, लिथोस्फीयर ऊपर वाला है, ठीक है, और जिसमें स्टेनोस्फीयर भी इंक्लूड है। फिर क्या है, एस्थेनोस्फीयर, जिसमें सेमी मोल्टन चीज़ें हैं, ठीक है। फिर क्या आ गया, लोअर मेंटल। तो ये 3 चीज़ें मेंटल में आती। तीसरा आता है कोर, ठीक है, ये कोर है। देखो ये कोर यहाँ से शुरू होता है यार, ठीक है। ये आउटर कोर है जो लिक्विड है, ठीक है। ये इनर कोर है जो सॉलिड है, क्योंकि एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से। तो जो इनर मोस्ट लेयर रहती है ना, वो कोर जो मेनली आयरन और निकल से बना हुआ है, टेम्परेचर 3700 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक एक्सट्रीमली हॉट होता है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब 2 हिस्सों में देखो, एक आउटर कोर हो गया, ये लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि ड्यू टू इंटेंस हीट इतनी ज्यादा है और प्रेशर यहां कहीं ना कहीं थोड़ा कम है, ठीक है। इससे क्या हुआ है, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रीम हीट की वजह से जो है ना पिघल गया सब कुछ, ठीक है, आउटर कोर, ठीक है। इतना प्रेशर नहीं है कि सॉलिड हो सके, तो ये लिक्विड में ही रहता है। कंपोजिशन इसका सिमिलर ही होता है जो इनर कोर का होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर कोई पूछेगा ना, जियो डायनेमो इफेक्ट, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपने बताना है आउटर कोर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर आता है इनर कोर। देखो इनर कोर जो है ना, इसका रेडियस कुछ 1220 किलोमीटर का है, सॉलिड है, डिस्पाइट इतना हाई टेम्परेचर है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सट्रीम हाई प्रेशर भी तो है इतना अंदर है, ठीक है। तो ये पूरा जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, ओके। तो ये था, ये हमने आज डिस्कस किया अर्थ का जो है आउटर और इनर कोर, ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ और देखो, मैं इनर कोर के मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं, कुछ 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, ये चीज़ तो आपको पता होगी, ठीक है। और क्या है, आयरन और निकल से बना हुआ, ये भी मैंने इनर कोर, और तकरीबन 80% जो है आयरन की कंपोजिशन पाई जाती है, ठीक है। जो 16% है अर्थ का वॉल्यूम जो है ना, वो पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ 33% जो है अर्थ का मास, ठीक है, इनर और आउटर कोर को मिला दें तो ये 3 पार्ट्स में जो था इनर कोर, आउटर कोर, अर्थ का पूरा कंपोजिशन, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। कि हम लोगों ने जो है ना इनर कंपोजिशन तो देख ली ना, जिसमें क्रस्ट, मेंटल जो है, कोर, इनर आउटर, मेंटल और इनर आउटर कोर, ठीक है। अब कुछ सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज भी होती है जो इनके बीच में, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। जो अर्थ की जो डिफरेंट जो है ना बाउंड्रीज जो हैं बिटवीन अर्थ की इंटरनल लेयर्स के बीच में, जहाँ सिस्मिक वेव्स जो है ना वो अपनी स्पीड चेंज करती है। मैंने आपको बताया था जैसे पी वेव ट्रैवल करती हुई आई आउटर कोर तक आई, वहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये डिफरेंस जो डेंसिटी का है, क्योंकि ये जो बाउंड्रीज है, मतलब क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये बाउंड्रीज है, कोर के बीच में, इनर कोर के बीच में, तो ये जो बाउंड्रीज है इनकी भी थोड़ी सी डिफरेंट कंपोजिशन है सॉरी, जैसे मोहाविक डिसकॉन्टिन्यूटी, इसको मोहा डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। ये क्या है, देखो सिंपली ये याद रखना, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्रीज होती है, ये क्रस्ट है, इसके और मेंटल ये है, इसके बीच की बाउंड्रीज को मोहा डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। यहाँ सिस्मिक वेव जो है ना उनकी स्पीड जो है ना सडनली इंक्रीज होती है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू जो डेंसर मटेरियल होता है मेंटल का। डेप्थ जो है ना 5 से 10 किलोमीटर की ये होती है बीनीथ ओशन, और 30 से 35-50 किलोमीटर दूर है कहाँ से, कॉन्टिनेंट से। फिर दूसरी बाउंड्री ये क्या है, लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर की बाउंड्री, ठीक है। एक ट्रांजिशन, एक फेज जहाँ से क्या है, लिथोस्फेयर से एस्थेनोस्फेयर आएगा, ठीक है। एक रिजिड लिथोस्फेयर से, जो सख्त सॉलिड से, एक डक्टाइल एस्थेनोस्फेयर जो सेमाई लिक्विड फॉर्म पे है। तो सिस्मिक वेव जो है स्लो डाउन कर जाती है, क्योंकि पार्शियल जो मोल्टन नेचर होता है ना एस्थेनोस्फेयर का। फिर होती है रेपिटी,
डिसकंटिन्यूटी। देखो ये अपर, देखो अपर और लोअर मेंटल के बीच में, ये दूसरी याद रखना, ठीक है। रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी हाइपोथेटिकल बाउंड्री होती हैं एक्चुअली, नॉट वेल डिफाइंड जैसे बाकी डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन याद रखने के लिए याद रखना अपर और लोअर मेंटल के बीच में एक होती है, ठीक है। तीसरी याद रखना गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये जो है ना मेंटल और आउटर कोर की, देखो ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, ये मेंटल है, ये बाउंड्री, इसको बोलते हैं गटेनबर्ग बाउंड्री। यहाँ पे सिस्मिक वेव जैसे एस वेव्स है ना, वो कंप्लीटली एस वेव्स यहाँ से निकली यहाँ तक आई, कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाएगी, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में तो आगे ट्रैवल नहीं करेगी, कुछ बाकी इधर इधर चली जाती हैं, ठीक है, लेकिन इससे अंदर नहीं आती। इनकी डेप्थ कुछ 2900 किलोमीटर है, ठीक है। लास्ट है लेहम। देखो लेमन डिसकंटिन्यूटी, देखो ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, ये देखो ये इनर कोर है, ठीक है, ये आउटर कोर है, ठीक है, ये इनर कोर है, इसके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी, इसको लेहमन डिसकंटिन्यूटी करते हैं। यहाँ पे पी वेव्स जो है ना वो उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये तो लिक्विड फॉर्म में था, तो यहाँ पे स्लो होगी, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी कम हुई तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म आ गई, डेंसिटी इंक्रीज हुई तो स्पीड क्या है, इंक्रीज होगी ना। कुछ डेप्थ कहाँ पे, कुछ 5100 किलोमीटर पे ये पाई जाती है, ठीक है, लेमन डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूटीज जो है ना, ये साइंटिस्ट को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि जो सिस्मोलॉजी है, जो अर्थक्वेक्स के जिसके थ्रू हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ये सिस्मोलॉजी की हेल्प करता है, ठीक है। तो वेरियस डिसकंटिन्यूटी, तो ये हमने जो है आज इंटीरियर जो है ना, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसके बारे में जो है हमने पढ़ने की कोशिश की है। मैंने आपको जल्दी क्रिप्स समझाने की कोशिश की है, जिसे हम लोग क्या है, अगर हम लोग एक में ही फंसे लेंगे तो मैं 1 महीना आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा सकता हूँ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लेकिन हम लोगों को जो है क्विकली सिलेबस भी तो कंप्लीट करना, हमारे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये आपकी रिवीजन भी हो जाए, ठीक है, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग जो है, हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी जो है कंप्लीट करेंगे, ओके। समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से हम लोग इमेजेस के साथ चलेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। अभी तो ये बहुत इजी टॉपिक्स है, आगे जाके थोड़े टफ टॉपिक्स भी आने वाले हैं, तो वो हम लोग थोड़ा बड़ा पेशेंस के साथ आपको समझना होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।